हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम। हेलो एंड वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक और बार ये लेक्चर सीरीज़ में, जहाँ पे आज मैं खास करके कॉस्ट कंट्रोल लेजर जो चैप्टर है उसका जो MCQ क्वेश्चंस है वो किस तरह आ सकता है ये एक्सप्लेन और कुछ एग्जांपल्स के साथ में सिखाने की कोशिश करूँगा। ये MCQ इस चैप्टर का दो हिस्से में डिवाइडेड है। आज मैं करीबन 35 MCQs कवर अप करूँगा और उसका जो कंटिन्यूएशन है आने वाले लेक्चर में मैं जारी रखूँगा। तो प्लीज़ अगले लेक्चर को भी आप याद से देख लेना। ओके, वेरी क्विकली, पीछे सफ़ेदी काफ़ी है। आज हमारा जो बोर्ड है वो ब्लैक बोर्ड नहीं, वो एक तरीके से वाइट बोर्ड है। ओके, काफ़ी MCQs डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सीधे या घुमा के, ये जो मैंने आपको सिस्टम पढ़ाया था ना, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स के नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम का, इस पे निर्भर करता है। ये जितने एरोस हम बनाते हैं, पहले सप्लायर से माल खरीदा, वो माल हमने लेकर किसको दिया? वो माल हमने लेकर दिया प्रोडक्शन एरिया को। प्रोडक्शन वालों ने प्रोडक्शन करके फिनिश्ड गुड्स को दे दिया। फिनिश्ड गुड्स में से कुछ माल बिक गया तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स के पास चला गया। उसके अलावा अगर आप डायरेक्ट वेजेस को एलोकेट करते हो तो वो किसके सिर पर एलोकेट करते हो? WIP। अगर आप इनडायरेक्ट वेजेस को एलोकेट करते हो तो वो किसको एलोकेट करते हो? फैक्ट्री के ऊपर। फैक्ट्री का खुद का खर्चा किसके सिर पर जाता है? WIP पे। ऑफिस का खर्चा किसके सिर पर जाता है? फिनिश स्टॉक पे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ऐसे अनगिनत जर्नल एंट्रीज है कि ये डेबिट, वो क्रेडिट, जो आपको अगर समझना है तो जो मैंने पूरे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकल पढ़ाए थे ये उस पर निर्भर करता है। तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगा कि जब मैं किसी जर्नल एंट्री की या जब एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एक जर्नल एंट्री की बात करे तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करना, प्लीज़ समझने की कोशिश करना कि ये जो डायग्राम मैंने या तरीका जो पढ़ाया उसके ऊपर निर्भर करता है। अभी के लिए मैं शुरुआत कर देता हूँ, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस है। जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। ओके, ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, जितनी जल्दी हो सके मैं ये सारी चीज़ें आज के लिए सिखा देता हूँ। चलिए, पहला वाला MCQ, मटेरियल रिक्विजिशन नोट, इसकी ज़रूरत जो है क्यों पड़ती है? अगेन, मैंने जो इस चैप्टर का थियरी का हिस्सा है ये शुरुआत में मैंने पहले लेक्चर में लिया था और उसमें जितना हो सके एक्सप्लेन करने की कोशिश पूरी की थी। मटेरियल रिक्विजिशन नोट आपको मटेरियल के आदान प्रदान के लिए, जब माल आया, जब माल आपने इशू किया, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो जो ऑप्शन ए है, ऑथराइजेस एंड रिकॉर्ड्स द इशू ऑफ मटेरियल, बराबर के माल कहाँ से आया और मटेरियल आप किसके लिए इस्तेमाल करने वाले हो, इसके लिए ये जो मटेरियल रिक्विजिशन नोट जो एक डॉक्यूमेंट है उसका इस्तेमाल होता है। सेकंड, मटेरियल ट्रांसफ़र नोट, जब एक जॉब से, एक उत्पादन के एरिया से दूसरे उत्पादन के एरिया में, प्रोडक्शन एरिया में आप माल भेजते हो क्योंकि उनको ज़रूरत है, तो ये मटेरियल ट्रांसफ़र नोट की ज़रूरत पड़ती है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है, मैं सारे नहीं पढ़ रहा हूँ, जो करेक्ट है वही पढ़ रहा हूँ। कहा है रिकॉर्ड्स द शिफ्टिंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन स्टोर टू अनदर, एक जगह से, एक काम से, एक प्रोडक्शन एरिया से दूसरे प्रोडक्शन एरिया में जब जाता है तो मटेरियल ट्रांसफ़र नोट आता है। अ डॉक्यूमेंट विच इज़ क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ मटीरियल इश्यूज, रिटर्न्स एंड ट्रांसफ़र, एक ऐसा कागजात जहाँ पे मटीरियल आया, गया, ट्रांसफ़र हुआ, सारा रिकॉर्ड रहता है, उसको कहते हैं मटीरियल इशू एनालिसिस शीट।
बाकी मटेरियल रिक्विजिशन, रिटर्न नोट, ये सब एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, बट ये जो एनालिसिस शीट है इसमें सारा स्टोरी रहता है। चौथा, दिस इज एसेंशियल, इसकी ज़रूरत है टू मेक द कॉस्ट लेजर सेल्फ बैलेंसिंग। तो ये जो जनरल लेजर अकाउंट होता है ना, अगर आपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में ध्यान दिया होगा, स्टोर्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश स्टॉक का जो टोटल आता है वो इसमें लिखा जाता है। तो इसकी ज़रूरत पड़ती है ताकि कॉस्ट लेजर्स जो आप बनाते हैं वो बैलेंस हो सके। फिफ्थ, दिस इज डेबिटेड विथ all purchases of material for the stores and credited with all issues। मतलब कौन सा अकाउंट मटेरियल के आने पे डेबिट होता है, जाने पे क्रेडिट। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डायग्राम पे डिपेंड करता है। इन दिस सिक्स्थ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड ऑफ ईच जॉब अंडरटेकन इज पोस्टेड, WIP, क्योंकि हर काम का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका पूरा जो प्रोडक्शन एरिया का रिकॉर्ड है वो WIP के अकाउंट में लिखा जाता है। दिस रिप्रेजेंट्स द टोटल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स इन स्टॉक, के फिनिश गुड्स आपके पास जितने हैं वो कौन से अकाउंट में नजर आएगा, फिनिश गुड्स कंट्रोल, क्योंकि उसके अंदर क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो क्लोजिंग स्टॉक दिखाता है। 8, मटीरियल अमाउंटिंग टू 58,300 इज परचेस्ड ऑन क्रेडिट, आपने ये उधारी पे खरीदा। क्वेश्चन है, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में इसका आप क्या जर्नल एंट्री करोगे? स्टोर्स लेजर कंट्रोल टू जनरल लेजर कंट्रोल, कभी नॉमिनल लेजर कंट्रोल, कभी कॉस्ट लेजर कंट्रोल। बट अगेन डायग्राम जो मैंने बनाया उसमें जो एरो बनाया वो करके आपको यही एंट्री जरूर आएगी। सैलरीज एंड वेजेस अमाउंटेड टू 62,100, सैलरी एंड वेजेस ग्रॉस, मतलब इसमें से डिडक्शंस होते हैं, आपने जो भरा 62,100 उसमें से कुछ चीज़ें डिडक्ट की जाती है, माइनस किया जाता है, निकाला जाता है। जैसे 5,400 प्रोविडेंट फंड के लिए, ESIC, ओके, इसके लिए 2,400 ये इंश्योरेंस का खर्चा होता है और 4,300 इनकम टैक्स का। एंट्री इन कॉस्ट लेजर जो चैप्टर हमने सीखा नॉन इंटीग्रेटेड, इसमें क्या आता है, इसमें जो इंडिविजुअल डिडक्शंस होते हैं ना वो नहीं लिखे जाते क्योंकि वो फाइनेंशियल चीज़ें हैं, टोटल लिखा जाता है जो है सैलरीज एंड वेजेस कंट्रोल अकाउंट टू जनरल कंट्रोल अकाउंट, डिडक्शंस नहीं लिखे जाते। 10th, अ कंसर्न हैज नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्टिंग सिस्टम, मतलब जो हमने सीखा सैलरी एंड वेजेस एनालिसिस बुक इंडिकेट्स द फॉलोइंग ब्रेकअप, सैलरी कहाँ कहाँ का भरा गया, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट, फैक्ट्री वेजेस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग, अलग अलग अमाउंट भरे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, गलत है, सही नहीं गलत है। इनका कहना है तीसरा, क्या लिखा है, सैलरी एंड वेजेस कंट्रोल अकाउंट will be debited with 62,100। I repeat, कहना है which of the following statements is false, क्योंकि ये अलग अलग जगह के वेजेस है तो इसे अलग अलग जगहों पर लिखा जाएगा। तो ऐसा नहीं कि सैलरी एंड वेजेस के अंदर पूरा डेबिट किया जाएगा, जहाँ का वेजेस है वहाँ के खाते को डेबिट किया जाएगा। इन नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम जो हमने सीखा है, द एम्फेसिस मतलब ध्यान किस पे होता है, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट नहीं बनाए जाते, उसको जो जनरल लेजर कंट्रोल होता है ना उसी के अंदर बनाया जाता है। तो नॉमिनल खर्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिकनसाइल्ड अंडर कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट सिस्टम जो हम सीख रहे हैं। इंटीग्रेटेड में वो नहीं होता, नॉन इंटीग्रेटेड में ज़रूर होता है, जिसको कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट सिस्टम कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स मेक्स द कॉस्ट लेजर सेल्फ बैलेंसिंग, कॉस्ट लेजर कंट्रोल कहो, जनरल लेजर कंट्रोल कहो, नॉमिनल लेजर कंट्रोल कहो। परचेसेस फॉर स्पेशल जॉब्स इज डेबिटेड टू विच अकाउंट, देखो
अगर नॉर्मल परचेसेस होता है तो स्टोर्स को डेबिट करते हैं, बट स्पेशल जॉब मतलब जब जल्दी से कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है तो उसको सीधे प्रोडक्शन एरिया में भेजा जाता है, जिसको WIP कहते हैं। तो WIP लेजर कंट्रोल को डेबिट किया जाता है। 15 जर्नल एंट्री फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, कभी कभी खर्चा कम होता है, कभी ज़्यादा, और उसको किसी ना किसी के सिर पे डाला जाना चाहिए। तो प्रोडक्शन ओवरहेड किसके सिर पे डाला जाता है, WIP। ऑफिस ओवरहेड अलग से फिनिश स्टॉक पे होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ सेल्स पे होता है। ये अगेन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में मैंने समझाया है। 16 जर्नल एंट्री फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन किसके सर पर मढ़ा जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगेन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में मैंने बताया, डायग्राम में दिखाया है। जर्नल एंट्री फॉर ओवर अब्जॉर्ब्ड अंडर अब्जॉर्ब्ड, ये दो कॉन्सेप्ट है अब्जॉर्प्शन के। कभी खर्चे को ज़्यादा लिखा गया, कभी कम लिखा गया। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये कहाँ पर लिखा जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू ओवरहेड एडजस्टमेंट या तो सस्पेंस अकाउंट। तो ये जो डिफरेंस होता है ना, कम लिखा ज़्यादा लिखा, इसको टेम्पररीली कहाँ पर भेजा जाता है, या तो आप कह सकते हो ओवरहेड एडजस्टमेंट या तो सस्पेंस अकाउंट। 18 जर्नल एंट्री फॉर इशूइंग मटेरियल टू प्रोडक्शन। जब मटेरियल प्रोडक्शन के एरिया को दिया जाता है तो WIP को डेबिट करते हैं, स्टोर्स लेजर को क्रेडिट। ये काफ़ी कॉमन एंट्री है। जर्नल एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, जब आप वेजेस का भुगतान करते हो तो एंट्री क्या होता है, वेजेस को एरो पॉइंट करता है, या तो कॉस्ट लेजर, जनरल लेजर, नॉमिनल लेजर, इसको क्रेडिट किया जाता है। पेमेंट ऑफ क्रेडिटर फॉर सप्लाईज मेड अंडर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, जब क्रेडिटर का आप पेमेंट करते हो तो एंट्री क्या आती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं ये आपको डायग्राम में बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान देना। ओके, तो डायग्राम में अगर आप देखो तो आपको ये ज़रूर दिखाई देगा कि सप्लायर और पैसा एक ही खाते में है। तो अगर ये दिया जाता है सप्लायर को तो खाते का नाम क्या है, जनरल लेजर कंट्रोल, और कैश कहाँ पे रखा है, जनरल लेजर कंट्रोल। तो दोनों को डेबिट क्रेडिट करना है, तो मतलब कोई एंट्री का तो मतलब बनता ही नहीं है। इसके लिए उन्होंने ऑब्जेक्टिव में कहा कि भैया इसकी कोई एंट्री होती ही नहीं है। 21 कहा है इन अ पीरियड 50,000 वॉज इनकर्ड ऑन डायरेक्ट लेबर, सॉरी इनडायरेक्ट लेबर इन कॉस्ट अकाउंट्स। ये जो इनडायरेक्ट लेबर है ना, ये कहाँ पे लिखा जाता है, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट और वेजेस कंट्रोल क्रेडिट। तो जो भी इनडायरेक्ट लेबर है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट के अंदर। ओके, अगला 22 एट द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, जब भी साल खत्म होता है, अकाउंटिंग एंट्री फॉर अंडर अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, कि ये अंडर अब्जॉर्ब्ड ओवर अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड जाते कहाँ पर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। साल के एंड में, बीच में उसको ओवरहेड एडजस्टमेंट में लिखा जाता है, बट साल के आखिर में P&L अकाउंट में उसको डिस्पैच या तो ट्रांसफर किया जाता है। 23 द डबल एंट्री फॉर फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट की एंट्री, जर्नल एंट्री क्या होती है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट सिस्टम के अंदर। फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP, कि जो मैन्युफैक्चर्ड सामान है प्रोडक्शन एरिया से आप आगे देते हो फिनिश गुड्स में, तो फिनिश गुड्स को डेबिट किया जाता है, WIP को क्रेडिट। व्हाट इज एन इंटरलॉकिंग बुक कीपिंग सिस्टम। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, अ सिस्टम वे सेपरेट, अलग अलग किताबें कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स का लिखा जाता है और उनको इंटरलॉक किया जाता है। वो हमको, या तो हमने ये चैप्टर में वो पढ़ा है। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर यूज्ड इन अकाउंटिंग फॉर रॉ मटेरियल। कौन से डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, कहा है गुड्स रिसीव नोट, मटेरियल रिटर्न नोट, मटेरियल रिक्विजिशन नोट या तो डिलीवरी नोट। विच ऑफ द डॉक्यूमेंट्स मे बी यूज्ड टू रिकॉर्ड
रॉ मटेरियल सेंट बैक टू स्टोर्स, जो सामान ज़्यादा हो जाता है जिसकी ज़रूरत आपको नहीं है और आपको वो लौटाना है, उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे? मटेरियल रिटर्न्ड नोट, बराबर, रिटर्न ना, आपने लौटाया, इसके लिए। 26. When production has been completed, what double entry would be made in cost accounting system? जब प्रोडक्शन कंप्लीट होता है, आप वहाँ फिनिश स्टॉक में देते हो, तो फिनिश स्टॉक को डेबिट करना है और WIP को, ये ठीक मेरे बगल में, क्रेडिट करना है। 27. The raw material issued to a job, जब आप रॉ मटेरियल किसी प्रोडक्शन के काम को देते हो, were overestimated and the excess being sent back to the material, what document is required? अभी कहा मटेरियल रिटर्न्ड नोट, जब माल ज़्यादा हो जाता है और आपको वो लौटाना पड़ता है। 28. When goods are sold, जब आप गुड्स बेचते हो, the double entry to be made to record the transfer of cost, ये इंपॉर्टेंट है कि आप कॉस्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, सेल्स नहीं, तो उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट होता है। फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डायग्राम से मैंने बढ़ाया है, मैं हमेशा वही कहता हूँ कि डायग्राम में मैंने पढ़ाया है और वही चीज़ें यहाँ पर उन्होंने MCQs में पूछे हैं। द स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट फॉर अ पीरियड कंटेन, स्टोर्स लेजर के अंदर सप्लायर डिलीवरीज, इनडायरेक्ट मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स, रिटर्न टू सप्लायर, ये सारी चीज़ें आपको एक अकाउंट प्रिपेयर करना है स्टोर्स लेजर। सप्लायर डिलीवरीज डेबिट में आता है, इनडायरेक्ट मटेरियल इशूड क्रेडिट में आता है, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर क्रेडिट में आता है, ओपनिंग इन्वेंटरी डेबिट, क्लोजिंग इन्वेंटरी क्रेडिट। जब आप ये अकाउंट बनाओगे तो उसमें आपको एक डिफरेंस नज़र आएगा। क्वेश्चन है, व्हाट अकाउंटिंग एंट्री करेक्टली रिकॉर्ड्स द इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल? जब आप उसको टोटल करो, आपको जो डिफरेंस आएगा वो होगा इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, जिसकी एंट्री होगी WIP डेबिट और स्टोर्स लेजर्स क्रेडिट। सो आई रिपीट, जो डिफरेंस आता है वो एंट्री आपको इस तरीके से करना है। 30. व्हाट इज अ कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट? इसकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि एन अकाउंट जो फाइनेंशियल आइटम्स, किसी भी तरीके का एक्सपेंस होगा, वेजेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फैक्ट्री एक्सपेंस का खर्चा, ऑफिस एक्सपेंस का खर्चा, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने में ये काफ़ी मदद करता है। द एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग। कौन से फ़ायदे आपको होते हैं? पहला, ये कॉस्टिंग PNL बनाने में आपकी मदद करता है, ये मैनेजमेंट को पॉलिसी बनाने में मदद करता है, और इंटरनल चेक, ये सारे हेल्प होते हैं, तब जाके ये चैप्टर का पढ़ने का काम हमको करना पड़ता है, क्योंकि सारी तरह से हेल्प होता है। द वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट इज नॉट डेबिटेड। कौन सी ऐसी चीज़ है जो WIP के अंदर लिखा नहीं जाता है? सेलिंग का खर्चा, क्योंकि सेलिंग का खर्चा कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर या अंदर लिखा जाता है। द एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स यूजुअली वुड बी रिकॉर्डेड एज एन इंक्रीज इन WIP। अगर फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा बढ़ जाता है तो जो जितना बड़ा है उसे कहाँ पर लिखा जाएगा? WIP के अंदर, क्योंकि WIP प्रोडक्शन एरिया है जो फैक्ट्री के अंदर उपस्थित या प्रेजेंट होता है। लास्ट के दो आज के लिए, प्रोडक्शन ओवरहेड इंकर्ड 10,000 पर रिकवर्ड 12,000, 2,000 का फर्क हुआ, 2,000 कम रिकवर हुआ, तो ये जो कम रिकवर हुआ वो कहाँ पे लिखा जाएगा? ओवरहेड एडजस्टमेंट या तो सस्पेंस अकाउंट में। तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल को डेबिट करना है, या तो आप कह सकते हो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, और ओवरहेड एडजस्टमेंट को क्रेडिट। फॉर टुडे, आज के लिए इस लेक्चर में लास्ट, लॉस ऑफ स्टोर्स नॉर्मल। काफ़ी बार जो प्रोडक्ट आपने माल रखा है, अब चोरी हो गया, गायब हो गया, कुछ ना कुछ हो जाता है, तो इसे कॉस्ट अकाउंट्स में कहाँ पे लिखा जाता है? स्टोर्स लेजर को क्रेडिट, क्योंकि वहाँ से उसको फेंका जाता है, और प्रोडक्शन ओवरहेड को आपको डेबिट करना है। क्यों डेबिट करना है? सिंपली बिकॉज वो प्रोडक्शन ओवरहेड का एक नुकसान या तो खर्चा अज्यूम किया जाता है। तो
35 में से मैं कहूँगा करीबन 20 से 25 तो डायग्राम पे ही डिपेंड करते हैं। तो जब भी आप MCQs की तैयारी इस चैप्टर के लिए करो, जो डायग्राम आपको पढ़ाया गया है जो बहुत बहुत ज़रूरी है, वो डायग्राम पे आप प्लीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि यदि वो डायग्राम आप मैनेज कर सकते हो अंडरस्टैंड करने में, आपको ये चैप्टर के 90% MCQs बड़े आसानी से याद रहेगी। एंट्रीज आते हैं वो 99% डिपेंड करते हैं आपके डायग्राम के नॉलेज पे या अंडरस्टैंडिंग पे या समझदारी पे। तो प्लीज़ उसे प्रैक्टिस पहले ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए मैं ये आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ, मेरे साथ में आप बने रहे। इन अ टिपिकल कॉस्ट लेजर द डबल एंट्री फॉर इनडायरेक्ट लेबर चार्जेस, के ये जो इनडायरेक्ट लेबर चार्जेस होता है ये लिखा कहाँ पे जाता है? ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, आप इसे फैक्ट्री भी कह सकते हो या प्रोडक्शन, और वेजेस कंट्रोल क्रेडिट। ओके, तो इनडायरेक्ट लेबर को मढ़ा जाता है फैक्ट्री के सिर पे, जिसे ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट भी कहा जाता है। इन कॉस्ट लेजर मतलब ये चैप्टर, द एंट्री फॉर डबल एंट्री फॉर फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्शन, जब गुड्स बनाया जाता है उसकी एंट्री क्या रहती है? फिनिश स्टॉक में आप देते हो और वो WIP से निकलता है, तो फिनिश स्टॉक को डेबिट और WIP को क्रेडिट। स्टोर्स इशूड टू फैक्ट्री रिपेयर, जब फैक्ट्री के रिपेयर के लिए मशीन्स होते हैं ना, वहाँ पर ग्रीस, नट, बोल्ट, कुछ पुर्जे लगते हैं, तो आप वहाँ पर फैक्ट्री को दे देते हो, जिसका नाम है प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट, टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। द डेबिट बैलेंस ऑफ द ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब ये जो सस्पेंस अकाउंट होता है ना, जिसके अंदर ओवर एब्जॉर्ब्ड, अंडर एब्जॉर्ब, इसे लिखा कहाँ पर जाता है? P&L अकाउंट, साल के एंड में। मटेरियल लॉस्ट इन स्टोर्स ड्यू टू फायर, देखो फायर एक अबनॉर्मल चीज़ है, इसे रेन, थेफ्ट, चोरी, ये एक अबनॉर्मल चीज़ है, इसे नॉर्मली कंसिडर नहीं किया जाता। अ पार्ट ऑफ अबनॉर्मल लॉस एंड हेंस एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट। नॉर्मल खर्चे में अगर आप कॉस्ट में इसे इंक्लूड करो तो आप वो कस्टमर के सिर पर डाल रहे हो, और कस्टमर की क्या गलती है अगर आपके गोदाम में एक बार आग लग गई तो ये कॉस्ट से एक्सक्लूड किया जाता है। अ क्रेडिट टू WIP इन्वेंटरी, अगर WIP के क्रेडिट साइड पे आपको एक क्रेडिट नज़र आए तो क्या हो सकता है? द ट्रांसफ़र ऑफ कंप्लीटेड आइटम्स, क्योंकि ये कंपलसरी है, WIP प्रोडक्शन एरिया है और वहाँ पर कुछ ना कुछ तो बनेगा जो जाएगा फिनिश्ड स्टॉक में, तो फिनिश स्टॉक में वो डेबिट होता है और WIP में क्रेडिट। जर्नल एंट्री, आप ध्यान दे रहे हो ना, जर्नल कहाँ है? इंक्लूड्स अ डेबिट टू WIP एंड अ क्रेडिट टू रॉ मटेरियल, स्टोर्स से क्रेडिट और WIP में डेबिट। तो इसका मतलब क्या है? वेल, जो मटेरियल प्रोडक्शन के लिए दिया जाता है, डायरेक्ट मटेरियल इशू, ये उसका एक्सप्लेनेशन होता है। इसके बाद द जर्नल एंट्री, फिर से, टू अप्लाई ओवरहेड टू प्रोडक्शन इंक्लूड्स अ क्रेडिट टू मैन्युफैक्चरिंग एंड अ डेबिट टू होम WIP, क्योंकि जो फैक्ट्री का खर्चा होता है वो डाला जाता है WIP पे, तो अगर आपको उसकी जर्नल एंट्री पता है तो डेबिट क्रेडिट बखूबी आनी चाहिए। द यूज़ ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल वुड यूजुअली बी रिफ्लेक्टेड, इनडायरेक्ट मटेरियल का इस्तेमाल किस चीज़ को इंक्रीज़ करता है? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल, क्योंकि ये फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड को ही कहा जाता है, या कभी प्रोडक्शन ओवरहेड भी कहते हैं। अ क्रेडिट टू द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, रिप्रेजेंट्स पॉसिबिलिटीज़ तो काफ़ी है, बट यहाँ पर अमाउंट ऑफ ओवरहेड अप्लाइड टू प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन के सिर पर जो खर्चा डाला गया है, मतलब WIP के सिर पर, वो इसके क्रेडिट में आता है। इसके बाद व्हेन एम्प्लॉइज असेंबल प्रोडक्ट्स, जब कामगार एम्प्लॉइज अपने हाथों से प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो देखो भाई WIP इन्वेंटरी इंक्रीजेस,
तो WIP मतलब प्रोडक्शन का जो 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 प्रोडक्ट्स अभी तक बन रहे हैं पूरी तरह से बने नहीं हैं। अब जब एक इंसान काम करता है तो स्पीड थोड़ी तो कम होती ही होती है, तो जो इनकम्प्लीट प्रोडक्ट है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसको WIP कहते हैं। 47 W कॉरपोरेशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक कंपनी है उसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूज्ड 64,000 मटेरियल टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स इन मे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन इफेक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस ट्रांजैक्शन। देखो, जब आपने इतना माल यूज़ कर लिया तो ये डेफिनेटली WIP में मिक्स हो गया होगा, जिसकी वजह से WIP प्रोडक्शन का जो क्वांटिटी है, अमाउंट है, वो ज़रूर इंक्रीज हो गया होगा। नेक्स्ट, द फिनिश्ड गुड्स अकाउंट कंटेन्स द कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स कंप्लीटेड एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि वो उसका काम है, जितना गुड्स बन चुका है उसे रिकॉर्ड करना। द वर्क इन प्रोसेस अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन, जब वहाँ से प्रोडक्शन होके माल आगे निकल जाता है। 50, विच अकाउंट बैलेंसेस विल डिक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्लीटेड प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट बनता है और आगे जाता है तो WIP को डिक्रीज या तो क्रेडिट करना पड़ता है। ये सारे जर्नल एंट्रीज पर निर्भर करते हैं। टी कंपनी कंप्लीटेड 2 जॉब्स, जिसका टोटल खर्चा था 1,20,000। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। तो जब काम पूरा होता है WIP का खाता डिक्रीज होता है, फिनिश गुड्स का खाता इंक्रीज होता है, तो बाकी के ऑप्शंस में सिर्फ C ऑप्शन जो है वो सही है। N कॉरपोरेशन इंकर्ड 8,000 इन डायरेक्ट लेबर और 42 डायरेक्ट लेबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। देखिए, 4 ऑप्शन है और उसमें से एक ही सही हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इंक्रीजेस बाय 8,000, क्योंकि इनडायरेक्ट का जो खर्चा है लेबर का, वो किसके सिर पर डाला जाता है? मैन्युफैक्चरिंग। डायरेक्ट WIP के सिर पर डाला जाता है, और यहाँ पे कहा है WIP इंक्रीजेस बाय 50, नहीं, WIP इंक्रीजेस बाय 42, बट वो ऑप्शन गलत होता। अगला, द बैलेंस ऑफ WIP अकाउंट इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट ऑफ इनकम्प्लीट जॉब्स। बराबर है ना, क्योंकि WIP का मतलब है वो प्रोडक्शन गुड्स के जो पूरे नहीं हुए हैं। व्हाट एंट्री शुड बी मेड व्हेन अ जॉब इज कंप्लीटेड। देखो भाई, फिनिश्ड गुड्स को डेबिट और WIP को क्रेडिट, ये वाली जर्नल एंट्री आपको करनी है। 55, व्हेन इनडायरेक्ट मटीरियल आर रिक्विजिशन, इनडायरेक्ट मटीरियल, तो कौन सा अकाउंट बढ़ जाता है? फैक्ट्री का खाता, या तो प्रोडक्शन का खाता, या तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का खाता। 56, द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ये कब कम या ज़्यादा होता है? इज डेबिटेड विथ एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट। ओके, तो एस्टिमेटेड खर्चे से इसको डेबिट नहीं करते हैं, जो हकीकत में खर्चा हुआ है उससे इसको डेबिट किया जाता है। 57, a company's accounting system operates so that cost of accounts are independent of the financial accounts। कंपनी का जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो फाइनेंशियल अकाउंट से परे है, अलग है। कहा है द टू सेट ऑफ अकाउंट्स आर रिकनसाइल्ड, समय समय पर इनके बीच में समझौता किया जाता है। टू कीप देम कंटिन्यूसली इन अग्रीमेंट, ताकि इनकी पटरी अलग अलग ना जाए, ये दोनों खाते एक साथ बने रहे। इस तरीके को क्या कहा जाता है? ये नाम इंटरलॉकिंग अकाउंट्स ऐसे करके, क्योंकि जहाँ पे ये दो अलग अलग जो अकाउंट्स है, कॉस्टिंग और फाइनेंशियल, इसको रेगुलर पीरियड्स पे इंटरलॉक किया जाता है ताकि वो अग्रीमेंट में रह सके, वरना गड़बड़ हो सकती है। 58, इन मे मटेरियल रिक्विजिशन वो 44,000, मतलब जो माल भेजे गए हैं प्रोडक्शन को। 39,000 डायरेक्ट, मतलब उसको WIP में भेजा होगा, और बाकी का जो इनडायरेक्ट है वो फैक्ट्री में भेजा होगा। रॉ मटेरियल की खरीदारी जो डेबिट में आता है। द एंड ऑफ द मंथ का जो रॉ मटेरियल का खाता है वो है
24,300। क्वेश्चन है कि ओपनिंग बैलेंस क्या था। देखो, देखने से तो पता नहीं चलेगा, बट आपको एक अकाउंट प्रिपेयर करना है, वो अकाउंट में आपको ये चीज़ें प्लेस करनी है। डेबिट में जो डिफरेंस आएगा वो ओपनिंग बैलेंस होगा 10,600 का। अगेन ये अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है रॉ मटेरियल का। 59, ओवर एलोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ओवर एलोकेटेड, ओवर एब्जॉर्ब भी आप कह सकते हो। एक्चुअल ओवरहेड इज लेस देन एलोकेटेड ओवर। इसका मतलब क्या होता है, ये कब होता है, जब जो एक्चुअल ओवरहेड होता है जो एलोकेटेड ओवरहेड से क्या होता है, कम होता है। 60, डिटरमाइनिंग हाउ मच मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज ओवर एलोकेटेड और अंडर एलोकेटेड। ये कब किया जाता है, एट द एंड ऑफ द पीरियड, साल के आखिर में ये अंडर ओवर का हिसाब लगाया जाता है। 10 और 61, द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द यूज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल ऑन जॉब्स इज डेबिट टू WIP और क्रेडिट किसको कहा जाता है, रॉ मटेरियल या तो स्टोर्स इन्वेंटरी। 62, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज डेबिटेड एंड फिनिश्ड गुड्स इज क्रेडिटेड। ये कब किया जाता है, जब एक गुड्स कस्टमर को बेचा जाता है, सेल ऑफ गुड्स टू अ कस्टमर, तब जाके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट किया जाता है कॉस्ट प्राइस से और फिनिश्ड गुड्स को क्रेडिट। 63, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज फिनिश्ड गुड्स डेबिटेड। फिनिश्ड गुड्स को डेबिट और WIP को क्रेडिट, जब प्रोडक्शन कंप्लीट करके उसको स्टोर रूम में भेजा जाता है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज रॉ मटेरियल इन्वेंटरी क्रेडिटेड एंड WIP इज डेबिटेड। अगेन ये सारा तामझाम जर्नल एंट्री पे, जो डायग्राम पे निर्भर करता है। ओके, तो रॉ मटेरियल को क्रेडिट और WIP को कब डेबिट किया जाता है, जब आपको माल ट्रांसफर करना पड़ता है। तो ये दिया है, मटेरियल इज ट्रांसफर्ड टू द फैक्ट्री। द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन। डायरेक्ट मटेरियल जब प्रोडक्शन को यूज किया जाता है तो WIP को डेबिट किया जाता है, क्योंकि WIP प्रोडक्शन का एरिया डिसाइडेड है। 66, द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर यूज्ड इन प्रोडक्शन इज रिकॉर्डेड एज डेबिट टू WIP, क्योंकि डायरेक्ट लेबर का जो खर्चा है वो कहाँ पे होता है, जहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा है और प्रोडक्शन WIP के खाते में चल रहा है। द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट लेबर यूज्ड इन द फैक्ट्री इज रिकॉर्डेड एज। इनडायरेक्ट लेबर किसके सिर पे डाला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड, आपकी मर्जी जो आपको बोलनी है। 68, जर्नल एंट्री, फिर से अगर आप आगे भी देखो तो भी जर्नल एंट्री फॉर कंप्लीटेड जॉब, जब प्रोडक्शन किया जाता है तो क्रेडिट WIP को किया जाता है। बाकी के जो ऑप्शंस है वो अगर आप कोशिश करो तो गलत है। तो जब भी प्रोडक्शन किया जाता है तो फिनिश स्टॉक को डेबिट किया जाता है और WIP को क्रेडिट। 69, द जर्नल एंट्री नीडेड टू रिकॉर्ड द कंप्लीशन ऑफ अ जॉब। जब एक प्रोडक्शन कंप्लीट होता है तो फिनिश्ड गुड्स को डेबिट और WIP को क्रेडिट, ये डिफरेंस है। 70, द जर्नल एंट्री टू इशू 600 rupees of direct material and 40 of indirect material involves a debit to whom। देखिए, आपको WIP को डेबिट करना है डायरेक्ट मटेरियल से, मैन्युफैक्चरिंग को डेबिट करना है इनडायरेक्ट मटेरियल से। बाकी के अगर आप कोशिश करो आपको गलत आएगा। 71, टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर अगर आपको रिकॉर्ड करना है किसको डेबिट करना पड़ेगा, ये हमेशा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या तो फैक्ट्री ओवरहेड या तो प्रोडक्शन ओवरहेड के सिर पे डाला जाता है। डायरेक्ट वेजेस को WIP के सिर पे डाला जाता है। 72, ये आज के लिए हमारा लास्ट का ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर के लिए। टू रिकॉर्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग। डायरेक्ट लेबर किसके सिर पे डाला जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो मैं ये रिपीट करता हूँ, जितने मैंने आज पढ़ाए और इसके पहले पढ़ाए उसमें से 90% जो है, प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए, पूरी तरह से डिपेंड करता है डायग्राम के
आपके ज्ञान या नॉलेज के ऊपर, तो उसे प्रैक्टिस आप काफ़ी ठोस तरीके से कीजिए। तब तक के लिए मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट कह सकता हूँ। हाँ, जल्द मिलूँगा आपसे, क्योंकि जो चैप्टर बच गए मेरी तरफ से उसे कंप्लीट करने के लिए। जहाँ तक कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स का सवाल है, ये इसका MCQ का लास्ट लेक्चर था। अपना ख्याल रखिए,